बंगाल में भी अलग खेला चल रहा है, कहा किसी ने नहीं है खेला होवे ना दीदी और दीदी वाला डायलॉग सुनने को मिला, बस एक मिला झालमुड़ी खिलाएंगे क्या। तो पीएम जो मछली से दूरी रखते हैं, वेजिटेरियन हैं प्योर, उन्होंने झालमुड़ी खाकर क्या खुद को एक तरह से रिलेट करने की कोशिश की है कि मैं मछली भले ही नहीं खाता पर झालमुड़ी खा सकता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री लोगों से कनेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। आपको याद करिए, थोड़ा पीछे जाइए, हमने देखा कि बंगाल में चुनाव, माफ कीजिएगा, बिहार में जब चुनाव था, इससे पहले वाले टर्म की बात करें, 20 में जो चुनाव होना था, दिल्ली में एक माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर का एक मंत्रालय द्वारा एक मेले का ऑर्गेनाइज किया जाता है और वहाँ पे स्ट्रीट फूड लगता है और प्रधानमंत्री एक ठेले पे जाते हैं और लिट्टी चोखा खाते हैं। और लिट्टी चोखा की जो यूनिकनेस है, जो उसका रॉनेस है, आम आदमी का खाना, उसे कनेक्ट करते हैं। और उसी दिन ये नैरेशन तय होता है कि पश्चिम बंगाल, माफ कीजिएगा, बंगाल चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है और बिहार में कैसे बीजेपी की राजनीति करती है। अब आते हैं बैक टू बंगाल। या बीच में अगर थोड़ा सा ले लें कि बनारस में पप्पू चाय पे उनका चाय पीना और पान खाने के आपने कितने वीडियो देखा होगा। और कम से कम वो अपने प्रचार दौरान के में लास्ट दिन जब वो प्रचार करते हैं तो जो यात्रा करते हैं आप बनारस की गलियों में, उनका दो बहुत सेट है, एक पान खाएंगे और एक चाय पियेंगे पप्पू के पास, और इसके बाद वो लोगों से कनेक्ट करते हैं। कैसे आम लोगों से कनेक्ट करते हैं? सिमिलर पैटर्न अब आते हैं बंगाल में। झालमुड़ी पश्चिम बंगाल का सबसे पॉपुलर स्नैक्स है, आम आदमी का खाना है। और आपने देखा कि 10 रुपए में, हालांकि कई जगहों पे दिल्ली में भी, दिल्ली के बंगाली इलाके हैं, सीआर पार्क के इलाके में जो नॉन बंगाली भी है, वहां पर भी पॉपुलर है। हाँ, आप खासकर हमारे दफ्तर के नीचे मिल जाती है। बिल्कुल, तो क्योंकि दफ्तर के अंदर इसलिए मिलता है कि 62 के आईटी पार्कों में बहुत सारे बंगाली काम करते हैं, बहुत सारे बिहारी काम करते हैं, बहुत सारे झारखंड के लोग काम करते हैं। उन इलाकों में ये स्नैक्स चलता है। थोड़ा सा अंतर होता है। अगर आप झालमुड़ी की बात करें, चूंकि मैं बंगाल में रहा हूं, तो उसमें 2-3 इंग्रेडिएंट्स बाकी के भेलपूरी से अलग करते हैं, या जो बिहार और ईस्टर्न यूपी में मिलने वाले स्नैक्स से अलग करते हैं। आलू पड़ता है उसमें, कच्चा तेल भी, कच्चा तेल पड़ेगा, मिर्चा पड़ेगा, बहुत सारी चीजें पड़ती है जो उनको अलग करती है। और उसी तरफ भेलपूरी की बात कर लें तो वहाँ पे चाट पड़ेगा और ये सॉसेस पड़ेंगे, जो टमाटो खासकर। चलिए अब आते हैं, और आप इत्तेफाक देखिए कि प्रधानमंत्री का खाना उस दिन और उसके बाद के दिनों पे सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ट्रेंड रहा। और मुझे लग रहा है कि कोई फूड आइटम सबसे ज्यादा देखा गया, झालमुड़ी देखा गया। वाकई झालमुड़ी एक स्नैक्स आइटम है। थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट ये भी देते हैं, प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, बिल्कुल भेज है, ये बात सबको पता है। खिचड़ी खाते हैं, हालांकि कई बार एक अपने पॉडकास्ट में उन्होंने ड्रमस्टिक के बारे में भी जिक्र किया है, मोरिंगा के बारे में भी जिक्र किया, और ऐसे बहुत सारी चीजें जिक्र किया। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का नॉनवेज खाना बहुत एक्सट्रीम हो जाता है उनके इमेज को लेकर। नहीं, तो ये जिम्मेदारी दी गई दूसरे क्लास के नेताओं को। एक रात में मेरी बात हुई, ठीक इससे पहले वाली रात में, और मुझे बताया गया कि बहुत सारे नेता जो कि नॉनवेज पसंद करते हैं, बाई फूड हैबिट वो नॉन वेजिटेरियन है, उनको बोला गया कि अगर आप बंगाल चुनाव में गए हैं तो वहाँ पर जाकर इस तरह के वीडियो फोटो आपको ज़रूर डालने हैं मछली खाते हुए। साथ ही एक और चीज़ मुझे देखने को मिली कि ज़्यादातर उन्हीं नेताओं को इस लिस्ट में रखा गया जो नॉन वेज खा सकते हैं। तो एक फूड कैटेगरी भी इस चुनाव में देखने को मिली। फिलहाल 2021 के चुनाव परिणामों पर भी बात कर लेते हैं और फिर बताएंगे कि टीएमसी की आगे की रणनीति क्या है, ममता ने क्या तय किया था और अभिषेक बनर्जी किस दिशा में जा रहे थे। 2021 में एआईटीएमसी या एआईटीसी या टीएमसी, उसको मिले थे 216 सीटें, वोट शेयर था लगभग 48%। ये बहुत बड़ा वोट शेयर है। अमूमन 37 से 42 पर सरकार गठन हो जाता है किसी भी राज्य में, पर ये एक तरफा जीत थी। भाजपा उन्हें 90 पर समेटने की बात कर रही थी, जो खुद 77 पर सिमट गई। इनका वोट शेयर ज़रूर बढ़ा था, 38% हुआ था। इसके अलावा जो संयुक्त मोर्चा था, जिसमें लेफ्ट, कांग्रेस, आईएसएफ यानी कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट थे, इनकी टोटल 1 सीट आई थी। सीपीएम और कांग्रेस आर्यभट्ट के फेवरेट नंबर पर रही, 0 पर। तो इस तरह से इनकी सीधी टक्कर अब बीजेपी से रही। कांग्रेस वहाँ पर विपक्ष क्या किसी भी पक्ष की भूमिका में नहीं है, और अगर इस चुनाव में भी 0 हासिल होता है तो उनकी भूमिका फिलहाल खतरे में पड़ सकती है, अस्तित्व पर भी सवाल आ सकता है। अब आते हैं कि ममता बनर्जी ने जो इस चुनाव के लिए रणनीति तय की थी, उसमें उनका था कि किसी तरह 230 से 234 तक
वो सीटें पहुंचा दें। जबकि अभिषेक बनर्जी चाहते थे कि अंदर खाने और मजबूत संगठन को किया जाए, पोलिंग स्टेशन पर टाइट रखा जाए और किसी तरह से 250 तक सीटें पहुंचाई जाए। क्या संभावनाएं हैं सर, ममता का सपना पूरा होगा या अभिषेक का? इस बार की बात करें तो जी, मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल बयानबाजी अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए एक अलग स्लोगन होता है, जैसे हमने देखा कि इस बार 400 पार और वो बहुत महंगा पड़ा से पर। तो मुझे लग रहा है कि बंगाल में भी कुछ वैसे ही है। ये बहुत क्लियर है कि इनकी चुनौती होगी कि सरकार बनाया जाए, सरकार बचाया जाए, क्योंकि जो सबसे बड़ा डेंट और SIR के नाम पे हुआ है, अभी भी 27 लाख वोट मुझे लग रहा है कि 60 लाख ट्रिब्यूनल के आज जो वोटिंग कर रहे हैं, जिसमें नहीं दे पाएंगे वोट करके। और कई अखबारों में हेडलाइंस भी थी कि बहुत लिमिटेड नंबर आउटस्कर्ट कोलकाता में, बैरकपुर माफ कीजिएगा नॉर्थ 24 परगना के जोका इलाके में एक बना भी था ट्रिब्यूनल, जो बहुत सारे लोग माने जा रहे थे कि लोग आएंगे, लेकिन लोग आए नहीं थे। तो ये एक बड़ा फैक्टर्स था। और हमको लग रहा है कि कार्यकर्ताओं की बूस्ट करने की कोशिश है, लेकिन बीजेपी की कोशिश होगी कि नंबर्स बढ़ाया जा सके। हालांकि नहीं सर, मैं यहाँ पर एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा, ये कोई नारा नहीं दिया गया, ये आपस में ये तैयारी की गई है इसको लेकर। अभिषेक बनर्जी की ने जो रणनीति बनाई है उसके हिसाब से वो चाहते हैं या उस दिशा में वो काम कर रहे थे पूरे चुनाव भर के। 250 का जो उनका टारगेट है वो सेट किया और उसी की तरफ बढ़े। जबकि ममता चाहती है किसी तरह जो 216 का नंबर है वहाँ से बढ़ के अगर 230 तक भी पहुँच गए तो ये पार्टी की बड़ी जीत होगी और बीजेपी के लिए एक करारा झटका होगी, क्योंकि जो सीट कटेंगी वो बीजेपी की ही कटेंगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.